हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम अभी नवोदय विद्यालय समिति की सीरीज कर रहे हैं। फिलहाल हमने टीजीटी क्वेश्चंस को लिया है इंग्लिश के, और इसके 2 क्लासेस हो गए हैं। नेक्स्ट इस क्लास में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ लिटरेचर के हैं, कुछ ग्रामर के हैं। आगे भी हम लोग बहुत क्वेश्चंस को लेते रहेंगे, पीजीटी के और भी डिफरेंट ईयर्स में क्या क्या डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबको उठाएंगे और डिस्कस करेंगे। So let's have some good time at leisure. Let's begin the class now. So here goes the very first question. The question is, which among the following novels deals with partition of India and Pakistan? The keyword here is partition. So the very first question for today is from literature. और ये जो है किसके ऊपर है, ये नॉवेल्स के ऊपर पूछा गया है कि किस नॉवेल में पार्टीशन की बात हुई है। किसकी पार्टीशन? इंडिया और पाकिस्तान के। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? द फर्स्ट वन इज अ बेंड इन द गैंजेस, द डार्क डांसर, गोरा, सम इन अ फ्यूरी। तो क्या आपको कोई भी आइडिया है ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, किस एज से उठाया गया है? कुछ भी? क्या कुछ गेसेस कर सकते हो? क्या यहाँ पे कोई ऐसा नाम है जो प्रोमिनेंट है, जो आपने सुना होगा? कुछ भी? आई गेस गोरा यहाँ पे एक ऐसा नाम है जो थोड़ा प्रोमिनेंट है। याद है किसी को गोरा? नहीं याद है? चलो लेट्स डिस्कस। तो ये क्वेश्चन जो एक्चुअली जो है वो इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश जो थे उनसे उठाया गया है। ठीक है, ये जो पहला है अ बेंड इन द गैंजेस, द सेकंड वन द डार्क डांसर, द थर्ड वन गोरा एंड द फोर्थ वन सम इन अ फ्यूरी, ये सभी क्या है? इंडियन राइटर्स ने लिखे हैं जो इंग्लिश में लिखा करते थे। सो किसमें पार्टीशन की बात हुई है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान ये सब कब हुआ था? 20th सेंचुरी में ही हुआ था, फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी के, है ना? और जो इंडियन राइटर्स थे उनका टाइम भी यही था, तो सब इसी टाइम के हैं, तो इस तरीके से तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो अभी क्या करना पड़ेगा? और इसको थोड़ा टफ और बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो सारे नॉवेल्स हैं उनका सबका जो सेटिंग है वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश राज, ये सब से उठाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले गोरा की बात करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा नोन है, प्रोमिनेंट है, इसलिए। तो गोरा जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की नॉवेल है। उन्होंने 12 नॉवेल्स लिखी थी, ये उनकी 5th नॉवेल है। सो इसमें भी एक्चुअली इसमें बहुत सारे टॉपिक्स उठाए गए हैं। फेमिनिज्म है, कास्ट है, अर्बन एलिट है, बहुत सारी चीजें उठाई गई हैं। सो तो क्या पार्टीशन पे था ये आधारित ये नॉवेल? क्वेश्चन यहाँ पे ये है, कोई आइडिया है? डार्क डांसर भी इसमें भी क्या किया गया है, ये बाला चंद्रन राजा ने लिखी थी, और इसकी स्टोरी भी तभी ब्रिटिश राज के टाइम पे ही सेट है। बट एक्चुअली इसमें पार्टीशन की बात नहीं हुई है। इसमें जो लोगों की जो व्यथा है, उनके जो प्रॉब्लम्स है, जो रेपरकशंस, कॉन्सिक्वेंस, जो दुष्परिणाम है, जो पार्टीशन की वजह से हुआ था, जो स्लॉटर, जो राइट्स, जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, माइग्रेशन हो रहा था, लोगों की जो तकलीफें थी, लोगों पे जो बीत रहा था, उस पे वो आधारित था, द डार्क डांसर। ठीक है, सम इन अ फ्यूरी, ये किसके लिए, किसने लिखी है? ये कमला मार्कंडेय ने लिखी है। ये भी एक्चुअली उसी टाइम पे सेट है, बट एक्चुअली ये एक लव स्टोरी है। ठीक है, जो लड़की है वो काफी नॉन वायलेंट टाइप की है, वो गांधी जी के विचारों से काफी सहमत है, और जो लड़का है वो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट है, और जो लड़की का भाई है वो एंटी ब्रिटिश टेररिस्ट है। सो इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें क्या होता है ये इस पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये तीनों ही पार्टीशन पे बेस्ड नहीं है। पार्टीशन पे बेस्ड कौन सा है? द वेरी फर्स्ट वन, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, अ बेंड इन द गैंजेस। ठीक है, ये स्टार्ट ही होता है सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट से,
और खत्म होता है पंजाब के पार्टीशन पे। इसमें स्वदेशी मूवमेंट का भी उल्लेख है। तो ये जो नॉवेल है यही जो है इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन दिखाता है हमको। और इसका जो एपिग्राफ है कि एपिग्राफ आपको याद है हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। एपिग्राफ क्या होता है? नॉवेल के या बुक के पहले उसके बारे में एक कुछ लाइंस लिखे होते हैं जो नॉवेल से उसके थीम से सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। तो उसका जो एपिग्राफ है वो रामायण से लिया गया है और ये लाइन वही रामायण से है। ये तब की लाइन है जब जो लॉर्ड रामा और सीता और जो लक्ष्मण है वो लोग जब अयोध्या से एग्जाइल के लिए जा रहे हैं तो वो लोग गंगा पे रुक के अपने अयोध्या को एक बार देखते हैं। ये लाइन वहां से, ठीक है। सो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वन। So the line is at a bend in the Ganges, they paused to take a look at the land they were leaving. ठीक है, तो यहां से ये उठाया गया था। So, अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। चलो अभी यहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग पैसेज इज टेकन फ्रॉम एन आर्टिकल ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, ये आर्टिकल पे एक एनवायरनमेंट है। चलो इसको पढ़ लेते हैं। थोड़ा हमको जल्दी करके पढ़ना होगा एग्जाम में क्योंकि हमको टाइम भी बचाना है। यहाँ हम थोड़ा आराम से पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास काफी टाइम है, हम कोई एग्जाम नहीं लिख रहे हैं। सो द आर्टिकल गोज दिस वे: inhaling poisonous air is as hazardous as smoking. Air is filled with highly toxic gases. These dangerous gases in environment are released by the power industries that burn fossil fuels, industries that dispose waste in the water, farmers using pesticides, high usage of artificial lights and loud sounds, etc. Each of these leads to generation of the life-threatening cause pollution. तो जो ऊपर जो एक्शंस हो रहे हैं इंसानों के द्वारा या फिर जो हम सांस भी ले रहे हैं वो भी क्या है, बहुत हैजर्डस है। सबसे क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, जो भी एक्शन है वो सबसे पोल्यूशन हो रहा है। अब क्या है आगे इसमें? Any use of natural resources at a rate higher than the nature's capacity to restore itself can result in pollution of air, water and land. क्या बोला गया है? बहुत ज्यादा यूज जो नेचुरल रिसोर्सेज का वो करने से क्या होगा? पोल्यूशन होगा। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड पे आते हैं, बी पे क्या बोला जा रहा है? अदर देन ह्यूमन एक्टिविटीज, other than human activities, there are a few periodic natural cycles that also result in release of dangerous stuff. So human activities के अलावा और भी कुछ क्या है? Natural cycles है। ठीक है, नेचुरल साइकिल्स की बात हुई। पहले में क्या बात हुई थी? नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत यूज से, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। दूसरे में बात हुई है नेचुरल साइकिल की। थर्ड पे आते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज अनदर मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन। डी पे आते हैं, ग्लोबलाइजेशन हैज बिकम एन इफेक्टिव फैसिलिटेटर ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन. The following sentence has been taken from the passage. Which is the right place for the given sentence? Choose the alphabet to indicate the location. हमने A, B, C, D पढ़ा था। ठीक है, पूछा क्या गया? What is the right place for the given sentence? अब ये जो सेंटेंस गिवन है वो A, B, C या D के कहाँ पे जा सकता है? पढ़ लेते हैं क्या है? Natural activities other than the human activities like volcanic eruption, dust, wildfires, etc. also result in creation of pollution. ठीक है, अभी फिर से आते हैं हम बैक करके। तो पहला तो था नेचुरल रिसोर्स की बात हो रही थी जो वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, सी और डी दोनों में ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, सेम बात बोली गई है। तो हम सेम बात क्यों बोलेंगे? सी और डी में से किसी एक को हटाना पड़ेगा।
So अभी बी को पढ़ते हैं. Other than human activities, there are a few periodic natural cycles that also result in the release of natural stuff. ठीक है. सेकंड में तो नेचुरल साइकिल की बात कर दी गई है, और थर्ड में हम किसकी बात करेंगे? नेचुरल एक्टिविटीज, इनकी बात करेंगे कि इनकी वजह से भी क्या होता है? पोल्यूशन होता है. तो हम सी को रिप्लेस कर सकते हैं इस लाइन से. सो सी हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमने ए में और बी में अलग बात बोली है, डी में अलग बात बोली है ग्लोबलाइजेशन की, सी में जो है वो वही बात का कंटिन्यूएशन है. और अगर हम डी में उस चीज को लाते हैं तो यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूएशन में, कॉन्टिन्यूटी में गड़बड़ हो जाएगी. बी के बाद अगर सी आता है, यहाँ भी ह्यूमन एक्टिविटीज, नेचुरल साइकिल्स की बात हो रही है, यहाँ भी नेचुरल एक्टिविटीज की बात आएगी, तो थोड़ा सिमिलर हो जाएगा, वो थोड़ा रिदम में, फ्लो में जाएगा. फाइन, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी. फोर्थ विल बी आवर आंसर. Now come to the next question. ये तो नहीं है, ये तो हमारा एक्सप्लेनेशन है. Now the question is, identify the correctly punctuated sentence from the following options. So ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आया है? अब पंक्चुएशन से. पंक्चुएशन मार्क आपको पता है ना, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन. सॉरी. सो पढ़ते हैं सेंटेंस को. While I was cooking, the baby, her brother and the cat were sleeping. ठीक है. नेक्स्ट है, while I was cooking, the baby, her brother and the cat were sleeping. थर्ड, while I was cooking, the baby, her brother and the cat were sleeping. फोर्थ, while I was cooking, the baby, her brother and the cat were sleeping. कुछ आइडिया मिल रहा है क्या? ये कंफ्यूजिंग है? कोई कुछ बता पाएगा? कमेंट करते जाओ. ये वीडियो लाइव नहीं है स्टिल, आप जब इस वीडियो को देखोगे तो वीडियो को पॉज करके कमेंट करना, उसके बाद आगे का वीडियो देखना. ठीक है, तो हम इस बार नीचे से पढ़ते हैं. While I was cooking the baby, cooking what? Cooking what? Cooking the baby. बेबी को ही वो पका रहा है. आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, तो ये तो नहीं हो रहा. फोर्थ तो बिल्कुल नहीं हो रहा. ठीक है. While I was cooking the baby, अगेन सेम चीज है, थर्ड भी नहीं हो सकता. सेकेंड, while I was cooking the baby, अगेन सेम चीज है, फिर से ये नहीं होगा. While I was cooking, कॉमा, जब मैं कुक कर रही थी या कुक कर रहा था, खाना पका रहा था या खाना पका रही थी, तो क्या हुआ? The baby. ठीक है. Her brother and the cat were sleeping. कॉमा कब लगाते हैं? जब दो से ज्यादा लोग की बात करेंगे तो हम कॉमा लगाकर बोलते हैं. अगर दो लोग होंगे तो हम राम एंड श्याम बोल देंगे. अगर तीन हो जाएंगे, राम, श्याम और गीता, तो हम राम लिखेंगे, कॉमा श्याम लिखेंगे, अब कॉमा नहीं लगाएंगे, एंड गीता लिखेंगे. ठीक है. सो इसलिए जो पहला वाला ही होगा हमारा आंसर. आई गेस सबको ये समझ आया होगा, ये काफी आसान था. सो प्लीज come to the next question. Which of the following techniques were employed in R.K. Narayan's guide? First of all, who is R.K. Narayan? बताओ, कुछ आइडिया है? बताओ. बहुत इजी है, पॉज करके कमेंट करना, उसके बाद आगे का वीडियो देखना. सो आर.के. नारायण, फिर से वही, ये क्वेश्चन फिर से आ गया हमें, इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, वहीं से आया है, और आर.के. नारायण उन्हीं में से एक थे. और ये जो गाइड है ये काफी फेमस नॉवेल है, इस पे एक मूवी भी बनी है जिसमें कि देवानंद होते हैं. ठीक है, ये होता है. अब पूछा गया है, ये जो नॉवेल थी गाइड, जिसपे मूवी भी बनी है देवानंद की, सेम स्टोरी होती है, उसमें इनमें से कौन सी टेक्निक यूज की गई है? पिकारेस्क राइटिंग, वेरिड नरेटिव, एपिस्टोलरी और एलेगरी.
तो कौन सा होगा, कोई आइडिया है? इन सब के बारे में कोई आइडिया है? कोई आइडिया नहीं है। फाइन। सो पिकारेस्क राइटिंग क्या होती है? उसमें बेसिकली एक बहुत ही रियलिस्टिक स्टोरी होती है। उसमें क्या होता है, एक रोग होता है, रोग। रोग क्या होता है? बदमाश। सो ये एक लो कास्ट की कहानी होती है। सो उसमें एक रोग जो है वो अपने विच से कैसे सोसाइटी में सरवाइव करता है, करप्ट सोसाइटी में, ये सब दिखाया होता है। उसमें सटायर होता है, कॉमेडी होती है, ये सारी चीजें होती है। तो काफी कुछ ऐसा है गाइड में भी। दूसरा है वेरिड नरेटिव। वेरिड नरेटिव क्या होता है? जब एक से ज्यादा नरेटर होते हैं, तब हम कहते हैं कि वेरिड नरेटिव है इसमें। एपिस्टोलरी क्या होती है? एपिसल, एपिसल सुना है? एपिसल, एपिसल से ही ये बना है, एपिसलरी। सो इसका मतलब होता है लेटर। अब कुछ याद आया? एलेक्जेंडर की बहुत ही फेमस पोएम है, क्या है? एन एपिसल टू डॉक्टर आर्बटनॉट। ठीक है। उसमें क्या होता है, वो अपने फ्रेंड डॉक्टर आर्बटनॉट को एक लेटर लिखते हैं। कौन? एलेक्जेंडर पोप। सो वही होता है एपिसलरी। इस वो एक तरह की वो ये सीरीज होती है, लाइक डायरी एंट्री, न्यूज़पेपर, इस तरह की चीजों को हम एपिसलरी कहते हैं। तो ये तो नहीं हो रहा है। ठीक है। एलेगरी होता है कि आप कुछ बोलते हो, उसमें एक हिडन आइडिया होता है। ठीक है, वो होता है एलेगरी। तो ये भी यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है। फर्स्ट वाला थोड़ा सा सिमिलर है, बट हमारा जो आंसर वो होगा सेकंड, वेरिड नरेटिव। क्योंकि उसमें एक से ज्यादा स्पीकर है। एक तो जो उसमें का जो कैरेक्टर है राजू, आई गेस राजू ही नाम है उसका, वो है। और दूसरा एक और नरेटर है, एक ओमनीसाइंट नरेटर है उसमें। उसमें दो नरेटर होते हैं, इसलिए इसमें वेरिड नैरेटिव टेक्निक यूज की गई है। आई गेस सबको समझ आ गई होगी। आपको लिटरेचर को अच्छे से करना है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा आप कैसे पढ़ाई करोगे, तो आप ऐसे ही पढ़ाई करो। आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन उठाओ और क्वेश्चन को देखो, उसको सर्च करो, उसमें जितने ऑप्शन है उन सबको थोड़ा थोड़ा सर्च कर लो, आपकी तैयारी हो जाएगी। एंड प्लीज स्टार्ट विथ 20th सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भर भर के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। ये तो वही डिस्क्रिप्शन है। Now come to this. Now this is a question from sales letter. Actually it assumes that it is a question from a sales letter. ठीक है, ये देखो आपको डॉज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया, आपके शायद आपके आईक्यू के चेक करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जिनको नहीं पता होगा सेल्स लेटर क्या होता है, वो तो इसको देखते ही आगे बढ़ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन सेल्स लेटर से है ही नहीं। ठीक है, सेल्स लेटर से है, इसमें से सेल्स लेटर का कुछ भी लेना देना नहीं है। जो क्वेश्चन है वो बस इस डेटा, यहाँ जो डेटा प्रोवाइड की गई है, इसी डेटा से पूछा गया है। देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें एक्चुअली है क्या, तमिलनाडु और हैदराबाद दो स्टेट है। इनमें क्या दिखाया गया कि सेल, जो एलईडी की जो सेल है वो कितनी है। ठीक है, तमिलनाडु में ये इस महीने में इतनी थी, फिर ये इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई। हैदराबाद में पहले इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई। ये हमारा बेसिक डेटा। अभी आते हैं क्वेश्चन क्या है। अभी मैं थोड़ा नीचे आ जाती हूँ। Which of the following sentences is an inference from the table? इन्फर क्या होता है? इन्फर एक वर्ड होता है जिससे किस मतलब होता है आप इससे क्या एनालाइज करते हो, क्या इसका मतलब निकालते हो। ठीक है, तो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस काफी आते हैं। सो द सेल इज हायर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुअरी।
कहा गया है कि फेब के महीने में जो सेल है वो ज्यादा है। देखते हैं ऐसा है क्या। फेब का महीना कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, जैन टू अप्रैल में। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो सेल है वो सबसे ज्यादा है। नहीं, यहाँ पे तो सेल सबसे ज्यादा नहीं है, यहाँ से ज्यादा तो यहाँ पर है। और ये कौन सा महीना है, मई से अगस्त का। यहाँ भी ज्यादा है जो सितंबर से दिसंबर का महीना है। दोनों में ही देख लो, दोनों ही स्टेट में। यहाँ भी 300 ही सबसे कम है। जो फेब का महीना है वो ये है, और ये है ना। तो यहीं पे सेल्स कम है, दो सबसे जो मिनिमम जो डेटा है वो यहीं पे है, इसलिए ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। फर्स्ट वन इज एलिमिनेटेड। सेकेंड पे आते हैं, फिर से मैं नीचे आ जाती हूँ। देयर सीम्स टू बी अ स्टीप डिक्लाइन इन सेल्स ड्यूरिंग वेकेशन मंथ, मतलब सीधे गिरावट आ गई है, ये कहा जा रहा है। ऐसा हो रहा है क्या, इन दी वेकेशन मंथ। अब यहाँ पे आपको मंथ नहीं बताया गया, खुद से आपको फिगर आउट करना है कि वेकेशन मंथ क्या होती है। तो आई गेस स्कूल में जो वेकेशन का टाइम होता है वो मोस्टली सबसे ज्यादा पीरियड का समर वेकेशन होता है। तो हम मई के महीने को मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन जो है सेकंड कॉलम से आ गया है। तो सवाल क्या था, अभी सवाल पे आते हैं। देयर सीम्स टू बी अ डिक्लाइन हो रहा है, क्या डिक्लाइन हुआ है। नहीं, यहाँ पे तो सेल बढ़ी ना, यहाँ से पहले 322 थी, अभी 543 हो गई, तो बढ़ी। दूसरे में भी बढ़ी है, तो नहीं, ये भी गलत हो गया। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अभी थर्ड पे आते हैं। देयर सीम्स टू अराइज इन सेल्स इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द ईयर। सेकेंड क्वार्टर मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। पहला कौन सा होगा, जैन टू मार्च, दूसरा अप्रैल मई जून जून, थर्ड वन इज जुलाई टू सितंबर, फोर्थ वन इज अक्टूबर टू दिसंबर। तो सेकेंड मतलब हमको चाहिए अप्रैल टू जून, इसकी बात हो रही है यहाँ पे राइज की। तो हमको देखना है कि अप्रैल टू जून में राइज हो रहा है क्या। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात हो रही है, तो यहाँ तो राइज हुआ और यहाँ भी राइज हुआ। फोर्थ वाला देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन बोथ स्टेट्स प्रेफर एलईडी टीवी, मतलब अधिकतर लोग एलईडी टीवी को दोनों ही स्टेट में प्रेफर कर रहे हैं। इसका मतलब सेल्स बढ़ती ही जा रही है हमेशा, इसका मीनिंग ये है। तो हमें देखना है कि क्या दोनों स्टेट में सेल्स बढ़ती गई है। अगर ऐसा होगा तो फोर्थ वन हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ से तो यहाँ तक तो ये कम हो गया है ना, ये तो घट गई है सेल, और यहाँ भी सेल घट गई है। तो फोर्थ वन भी हमारा गलत हो गया। थर्ड वन हमारा सही था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल बढ़ी थी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल बढ़ी थी। तो थर्ड वन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। सो आवर आंसर इज द थर्ड ऑप्शन। फाइन। तो इसमें कुछ भी इंग्लिश का नहीं था, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन था जो कोई भी कर सकता था। शायद यहाँ पे आपका इंग्लिश समझने का कितना आप जानते हो, पोटेंशियल है, कैलिबर है, वो देखा जा रहा होगा। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये इंग्लिश का ही पार्ट है। Now the next question is, who was the first American to win Nobel Prize for Literature? फिर से ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, 20th सेंचुरी अमेरिकन राइटर से। ठीक है, तो ये सबके ही सब क्या है, अमेरिकन राइटर्स हैं, और सबको ही नोबेल प्राइज मिला हुआ है। लेकिन सवाल है कि सबसे पहले किसको मिला है। तो इसका आंसर है सेकंड वन, सिनक्ले लुइस, इन्हीं को सबसे पहले मिला था। ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ा सा याद करके रखना है, जो प्रोमिनेंट है, जो इम्पोर्टेंट चीजें आपको बुलेट्स में लिख के कहीं आपको नोट्स बना के रखने हैं, और याद करके रखना। ठीक है, ये है। तो सबको ही नोबेल प्राइज मिला हुआ है।
Now the next question is, which of the following sentences will come in the last paragraph of a letter to the editor? So अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो राइटिंग से आया हुआ है क्वेश्चन, अब वहां भी कहाँ से आया है, लेटर टू द एडिटर से आया हुआ है। आपको ये पता होगा, हम लोग ये स्कूल टाइम से लिखते आ रहे हैं, क्या होता है इसमें, किसको लिखते हैं, हम लोग किसी अथॉरिटी को लिखते हैं, किसी न्यूज़पेपर को लिखते हैं कि जो भी परेशानियां आपके मोहल्ले में या सोसाइटी में जो भी आप देखते हो उस पे आप लिखते हो, परेशानी बताते हो और उस पे कुछ उसको कंसीडर करने के लिए, उसका कुछ निवारण ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, ऐसा हम करते हैं। तो अभी देखते हैं ऑप्शन। तो अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल कम इन द लास्ट पैराग्राफ, इन द लास्ट पैराग्राफ। तो हम लिखते कैसे हैं, पहले तो हम एड्रेस वगैरह डालते हैं, फिर हम सब्जेक्ट डालते हैं, उसके बाद हम पहले प्रॉब्लम बताते हैं, पहले तो थोड़ा हम उनको क्या बोलते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं, फिर प्रॉब्लम बताते हैं, उसके बाद उस पर कंसिडर करने के लिए बोलते हैं, है ना, रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर आप इसको रिक्वेस्ट लिख लो। रिक्वेस्ट या कंसीडर करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट पैराग्राफ में क्या होता है, रिक्वेस्ट होती है। सो अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं। वी हैव लॉट ऑफ सीनियर पीपल लिविंग इन आवर एरिया। ठीक है, अभी ये बता रहे हैं कि सिनारियो क्या है, बात क्या चल रही है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा आपके शुरुआत में आएगा, ग्रीटिंग्स के बाद आएगी ये। I sincerely hope authorities will take proper action on this issue. ये थोड़ा लग रहा है, अभी और देख लेते हैं। थर्ड वन, they drive in high speeds in the inner roads of गांधीनगर। तो ये है प्रॉब्लम, ये तो प्रॉब्लम बताई जा रही है ना। I am residing in गांधीनगर, जो भी स्ट्रीट है, स्ट्रीट इन अद्यार। ठीक है, तो ये है। तो पहले तो ये बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, फिर क्या होता है, प्रॉब्लम बताई गई है कि यहाँ पे जो बहुत हाई स्पीड में गाड़ी चलाई जा रही है, तो इसी के कुछ रिलेटेड वो इनको प्रॉब्लम है, तो इसी के लिए वो सहायता मांग रहे हैं। तो जो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सभी समझ गए होंगे, आंसर है जो हो जाएगा वो है सेकेंड वन। आई सिंसियरली होप अथॉरिटीज विल टेक प्रॉपर एक्शन ऑन द इश्यू, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। फाइन, चलो अभी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। The following sentences are jumbled. Choose the option which has the right order. तो क्या है, जम्बल्ड मतलब क्रोनोलॉजी में नहीं है, मतलब क्या पहले हुआ उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, ऐसा नहीं है, यहाँ पर उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। ठीक है, इनका जो क्रम है, जो सीक्वेंस है वो सही नहीं दिया गया, आपको सही क्रम सही सीक्वेंस बताना है। ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बताया फर्स्ट क्लास में, आपको इस क्वेश्चन को सीधा ऑप्शन से स्टार्ट करना है। ठीक है, ऑप्शन पे आ जाओ। पहले में सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, डी, यहाँ डी, यहाँ डी, यहाँ भी डी। आपको सोचना ही नहीं है कि आपका पहला सेंटेंस कौन सा है, डी वन लगा दो। फिर क्या है, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है, ए या सी। अभी ए और सी दोनों को पढ़ लेते हैं। पहले तो हम डी को पढ़ लेते हैं कि पता चले कि टॉपिक क्या है, किस बारे में बात हो रही है। सो लेट्स रीड डी फर्स्ट। The telescope has changed the world greatly by being able to make distant objects appear closer and more distinct. ठीक है, टेलीस्कोप पे बात हो रही है। अब हम सी करें या ए करें, ए क्या है, एग्जाम्पल है किसी चीज का, तो वो जिस चीज का भी एग्जाम्पल होगा पहले उस पर बात की गई होगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, अब हम सी और ए दोनों को पढ़ लेते हैं। सी में क्या है, इट हेल्प, इट क्या है, यहाँ पे इट का क्या मतलब है, टेलीस्कोप। It helped scientists to discover things that could not be seen by the naked eyes. ठीक है, ये किसने किया, टेलीस्कोप ने किया। For example, a lot of things in space would have not been discovered if it were not for telescope. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा सी, क्योंकि ए में तो सी का
एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, सी में क्या बोला गया, इसने हेल्प किया है। ठीक है, और अगर नहीं होती, ये अगर नहीं होता तो बहुत सारी चीजें डिस्कवर नहीं हो पाती। तो सी होगा पहले और ए होगा बाद में। तो ए में तो सी ए है तो ये तो रह जाएगा, डी में ए सी है ये चला गया, सी में भी, थ्री में भी ए सी है ये भी चला गया, फोर में फिर से सी और ए आ गया। तो फिर से हमारे पास दो ऑप्शन अभी भी रह गए, वन और फोर। अब फिर से चूज करना है, हमने लगा दिया है सी पे टू और ए पे थ्री। अब दोनों में, इसमें है, पहले में हमारे पास है बी ई और यहाँ पर है ई बी। तो पहले ई आएगा या पहले बी आएगा, बस यही पता करना है। दोनों को पढ़ लेते हैं, बी को पढ़ते हैं पहले। इट कुड ऑल्सो बी यूज्ड फॉर अदर थिंग्स, hunting, war and making new discoveries. What would the world be like without the telescope? ठीक है, ये है। E क्या है? Also, it helped the world of eyesight. It would not only let you see objects from far away, it would also help you see if you had a problem with it. ठीक है, तो थ्री में तो एग्जाम्पल दिया गया, ई में भी क्या हो रही है, टेलीस्कोप की तारीफ हो रही है। ठीक है, और क्या क्या इसने, इट मतलब टेलीस्कोप, help the world of eyesight. It would not only let you see objects from far away, ना कि ऐसा कर पाता, it would also help you see if you had a problem with it. ठीक है, अभी फिर से बी को पढ़ते हैं, it could also be। अभी देखो ई में क्या था, it would also, और फिर से बी स्टार्ट हो गया है, इट कुड ऑल्सो। मतलब बी जो है वो ई का कॉन्टिन्यूएशन लग रहा है, शायद ऐसा हो सकता है कि बी पहले हो, सॉरी ई पहले हो और बी लास्ट होना चाहिए। आगे पढ़ लेते हैं, इट कुड ऑल्सो बी यूज्ड फॉर अदर थिंग्स, hunting, war and making new discoveries. What would the world be like without the telescope? So ई में क्या, एक्चुअली शुरुआत से ही बस टेलीस्कोप की तारीफ हो रही है। ठीक है, बी पे आके ये तारीफ यहाँ पे खत्म हो गई है। ठीक है, डिस्कवरीज तक ये तारीफ खत्म हो गई है, और क्या चाहिए, है ना, ये बोला जा रहा है, इतना कुछ तो मिला टेलीस्कोप से, और क्या चाहिए। तो ये हमारा लास्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे तारीफ खत्म हो गई टेलीस्कोप की, तो बी हमारा लास्ट होगा। तो बी लास्ट किस में है, फोर्थ में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई गेस सबको समझ आया और सब मेरे लॉजिक से सहमत हो, अग्री कर रहे होंगे। ठीक है, कोई डिस्प्यूट हो रहा है मेरे से, अगर आप अग्री नहीं कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालो। फाइन, अभी चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। सो आवर आंसर इज डी सी ए ई बी, द फोर्थ वन। फिर से हमारे पास एक ग्राफ दिया गया, द फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स हु रीड बुक्स इन एनी, इन एनी के बाद कुछ नहीं है, शायद कुछ होगा, इन एनी सिटी। फाइन, शायद ऐसा होगा, माई बैड, शायद मेरी ही गलती है। माई बैड मतलब क्या होता है, माई बैड फ्रेज है, मतलब मेरी गलती है। मैंने ऐसे दो तीन फ्रेजेस का भी एक वीडियो बनाया, जाकर चेक कर सकते हो। अब क्वेश्चन क्या है, इफ यू वर टू इंक्लूड डेटा फ्रॉम द अबव विजुअल इन योर स्पीच while inaugurating a college library, which of the following will you include? So actually करना क्या है, जो ग्राफ है वहां से आपको कुछ इंफॉर्मेशन लेना है, या यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे करेक्ट है। जो हमने सीएस लेटर वाला क्वेश्चन किया था, हमको वो डेटा देखकर आंसर करना था, लाइकवाइज यहाँ भी हमको ये ग्राफ को देखकर आंसर करना है। ठीक है, सो पहला क्या है, reading habit has always been popular among teenagers. आते हैं फिर से ग्राफ पे, टीन एज कौन सा एज होता है, 18 से 30 वर्ष। तो क्या बोला जा रहा है कि इस एज में पॉपुलर रहा है, पॉपुलर रहा मतलब यहाँ पे जो डेटा है वो और ऊपर रहना चाहिए था, या सबसे ऊपर रहना चाहिए था, तो ये सही होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये तो काफी नीचे है, ये 20 पे ही आकर रुक गया है, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत। दूसरे पे आते हैं,
Reading habit inculcated in childhood seem to slowly go down as they grow older. Inculcate करना मतलब किसी चीज को, आदत को अपने अंदर लाना, प्रैक्टिस में लाना. Like you should inculcate रीडिंग न्यूज़पेपर्स डेली. ठीक है, आपको वो चीज की हैबिट बनानी चाहिए. मेक हैबिट ऑफ, इनकलकेट मीन्स मेक हैबिट ऑफ. ठीक है, ये एक वर्ब है. तो क्या है, अभी क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया गया है हमें, रीडिंग हैबिट इनकलकेटेड इन चाइल्डहुड, मतलब बचपन में तो रीडिंग की हैबिट जो आप बना लेते हो, सीम टू स्लोली गो डाउन एज दे ग्रो ओल्डर, जैसे आप बड़े होते हो कम होती जाती है. देखते हैं क्या ऐसा है. तो ये हमारा बचपन है, 18 वर्ष से कम आयु के लोग, और यहाँ से यहाँ पे ये कम होता गया है. तो ये तो सही लग रहा है, ऐसा तो है ही यहाँ पे. रीडिंग हैबिट inculcated in the childhood seem to slowly go down as they grow older. बाकी का भी देखते हैं. People loved reading books in their college days. कॉलेज डेज में लोगों को किताबें पढ़ना पसंद थी. कॉलेज डेज कौन सा होता है, अगेन ये 18 से 30 वर्ष का जो क्लास है वो होता है. तो यहाँ पे तो बहुत ही कम है, 20 पे ही रुका हुआ है ये जो हमारा डेटा है. तो ये नो हो गया. तो तीसरा वाला फिर से गलत. फोर्थ पढ़ते हैं. रीडिंग हेल्प्स अस स्कोर हाई मार्क्स इन कॉलेज एग्जाम्स एज कैन बी सीन इन द ग्राफ. बोल रहा है कि आप ग्राफ देखकर बता सकते हो कि रीडिंग से कॉलेज में अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन कॉलेज टाइम पे तो लोग नॉवेल्स रीडिंग कर ही नहीं रहे, तो कहाँ से अच्छे मार्क्स आएंगे. तो ये तो पूरा गलत हो गया. तो सही बस हमारा सेकंड वाला था. क्या था कि जब हम बचपन से थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो हमारी रीडिंग हैबिट्स कम होने लगती है. तो ये सही था. तो जो हमारा आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, सेकंड. ठीक है, अगेन लॉजिकल क्वेश्चन. तो अगर आपने लिटरेचर नहीं भी आपका थोड़ा है तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जहां आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं. ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि आपको लिटरेचर नहीं पढ़ना है, आपको बिल्कुल उसको अच्छे से करना है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा वेटेज का है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम E.M. Foster's novel that dealt with homosexuality and was published posthumously. posthumously क्या होता है, मृत्यु उपरांत, मरने के बाद. ठीक है, वो कौन से नॉवेल्स थे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे नॉवेल्स ही किनके हैं, E.M. फॉस्टर के ही हैं. कौन थे वो, इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे. तो इनमें से कौन सी थी जो होमोसेक्सुअलिटी पे डील करती के ऊपर थी, को डील करती थी. तो ऐसे जो कंट्रोवर्शियल वाला टॉपिक्स है वो आपको याद रखना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं. क्वेश्चन हमेशा वहीं से आते हैं जो प्रोमिनेंट है, कुछ जिसपे विवाद है, ऐसी कुछ चीजें होंगी तो वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, तो वो जो नॉवेल था वो मॉरिस था. वो शायद दो लड़कों की कहानी थी, उनके होमोसेक्सुअलिटी की कहानी थी. So was an English author best known for his novels, particularly A Room with a View, Hogwarts and A Passage to India. ठीक है, तो ये सारे इनके अच्छे नॉवेल्स थे. Now next question. Fill in the blanks with the right option. I dash a job in California. My parents were very excited. तो ये जो है कहाँ से आया है, आपको एक फिल करना है, लेकिन ये वोकैब बेस्ड नहीं है, ये ग्रामर बेस्ड है. और बेसिकली ये वॉइस बेस्ड क्वेश्चन है. वॉइस बेस्ड कह सकते हो और टेंस बेस्ड भी. इसमें वॉइस और टेंस आपको दोनों का नॉलेज होना चाहिए तो जाकर आप कर पाओगे. काफी आसान है, इसमें पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. तो वॉइस कितने तरह का होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव. एक्टिव क्या होता है, जब सब्जेक्ट हीरो हो. पैसिव क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट हीरो हो. एक्टिव क्या होता है, जब करने वाला हीरो हो. पैसिव क्या होता है, जब काम वो हीरो हो. ठीक है, सो अभी यहाँ पे कैसे क्या पता करें. आई डैश अ जॉब इन कैलिफोर्निया. क्या समझ में आ रहा है कि मुझे एक जॉब कैलिफोर्निया में मिली है या मिली थी या मिलेगी, ऐसा कुछ होगा. माई पे, क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं है तो हमें पता नहीं है कि किस टेंस की बात हो रही है, किस टाइम की बात हो रही है. टेंस का मतलब क्या होता है, टाइम. ये सब बेसिक अगर आपको नहीं पता है आप बोलोगे तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगी आपके लिए.
सो माई पेरेंट्स वर वेरी एक्साइटेड। सो वर का क्या मतलब है? वर का तो पता होगा, ये हमेशा पास्ट में यूज किया जाता है, ये भूतकाल दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि पास्ट है तो यहाँ या तो पास्ट आ सकता है या फिर प्रेजेंट आ सकता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में देखो विल भी है, विल का तो पता है ना, विल क्या दिखाता है? फ्यूचर दिखाता है। पर मैंने बोला कि यहाँ या तो पास्ट आएगा या प्रेजेंट आएगा। इसमें कंफ्यूजन है क्या? देखो ये लॉजिकल है। अब देखो पहले मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे आएगा, फिर वेंसडे आएगा, ऐसा होता है ना। मंडे ट्यूसडे साथ में आएंगे या ट्यूसडे वेंसडे साथ में आएगा? मंडे के बाद डायरेक्टली वेंसडे तो नहीं आएगा ना। तो मंडे मान लो पास्ट है, ट्यूसडे प्रेजेंट है, तो वेंसडे क्या हुआ? फ्यूचर। तो हमारे पास मंडे दिया हुआ है, तो दूसरा मंडे के बाद हमारे पास ट्यूसडे आने का ऑप्शन है, वेंसडे आने का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे विल हमारे क्या है? वेंसडे है, इसलिए हमने वेंसडे को पहले हटा दिया। अब या तो पूरा सेंटेंस पास्ट में हो सकता है, मंडे में हो सकता है, या फिर आधा मंडे और आधा ट्यूसडे में होगा, आधा पास्ट और आधा प्रेजेंट में होगा। ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गई टेंस की बात। टेंस का डिस्कशन हमने कर लिया, अभी वॉइस पे बात करेंगे। मैंने जॉब दिया है या मुझे जॉब दिया गया है? पहले ये बताओ, पहले मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लूं। अगर मैं लिखूं आई हैव टोल्ड, दूसरा मैं लिखूं आई हैव बीन टोल्ड, अभी दोनों का डिफरेंस बता सकते हो? आई हैव टोल्ड मतलब मैंने बोला, आई हैव बीन टोल्ड मतलब मुझे बताया गया। ठीक है, सो उसी तरह से आई I have offered, I have offered मतलब मैंने ऑफर किया। अगर मैं बोलूं I have been offered तो क्या हो जाएगा? मुझे ऑफर किया गया। तो I have offered क्या है? एक्टिव। I have been offered क्या है? पैसिव। सिमिलरली I have told क्या है? एक्टिव। I have been told क्या है? पैसिव। ठीक है, तो पहले तो एक तो हमारा विल वाला ऑप्शन पहले ही हट गया है। ठीक है, अब हैड ऑफर्ड क्या है? एक्टिव में आई हैड ऑफर्ड, मैंने ऑफर किया था, उसने ऑफर नहीं किया, उसको ऑफर की गई है, इसलिए उसके पेरेंट्स बहुत खुश थे। ठीक है, तो पहला भी गया क्योंकि ये एक्टिव में। हमारा सेंटेंस जो आंसर है किसमें होना चाहिए? पैसिव में, क्योंकि उसको दिया गया है, उस पे काम हुआ है, तो पैसिव में आना चाहिए। अगर आपको वॉइस का आइडिया नहीं है तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगी, आप बस कमेंट में बताते जाना। अब दो ऑप्शन है, एम ऑफर्ड एंड हैव बीन ऑफर्ड। अभी देखो ये अलग अलग टेंस में है। पहले तो तीन टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब पास्ट में भी चार है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से प्रेजेंट में और इसी तरह से फ्यूचर में। ठीक है, तो हैव क्या बताता है? कि ये प्रेजेंट है। एम भी क्या बताता है? कि ये प्रेजेंट है। तो अभी प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, और ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो दूसरे वाले का मतलब है मुझे जॉब ऑफर की गई है। चौथे वाले का मतलब है मुझे जॉब ऑफर की जाती है। कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? मुझे जॉब ऑफर की गई है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। वो ये काम हो चुका है, उनको उसको जॉब मिल चुकी है, इसलिए हम पास्ट परफेक्ट पे जाएंगे, हैव बीन लगाएंगे। ठीक है, आई गेस क्लियर हो गया होगा, मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी। अगर नहीं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालो, मैं जरूर इस पे आपके लिए वीडियो बना दूंगी। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट अगेन ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, लिटरेचर से, और अगेन ये 20th सेंचुरी से आया है, जिसको मैंने कहा कि आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। Wild Bodies was a sharp and amusing satire on England of the 20th century. It was written by, ठीक है। अब थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि इंग्लैंड की बात हुई है, इंग्लैंड पे लिखा गया, तो जो राइटर होगा, जो नॉवेलिस्ट होगा, वो भी क्या होगा, इंग्लिश होगा, वहीं का होगा, ब्रिटिश होगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इंग्लिश राइटर्स हैं 20th सेंचुरी के। तो आपका जो आंसर है वो कौन है, एवलिन वॉ। आपको याद रखना है, मैंने कहा है सबके बारे में आप थोड़ा थोड़ा देख लोगे, ये सभी 20th सेंचुरी के इंग्लिश राइटर्स हैं, सबका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन ले लेना, सबने क्या क्या लिखा है। वैसे वाइल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड है वाइल, इट्स अ न्यू वर्ड, थोड़ा सा वोकैब पे भी बात कर लेते हैं। सो वाइल का मतलब होता है, हिंदी में कह सकते हैं भद्दा, अनप्लेजेंट, प्लेजेंट, नास्टी। सो इस तरह के जो वर्ड है इनका मतलब होता है वाइल, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ही है इसका। So the next question is, the following is an excerpt from a letter of complaint. एक letter of complaint है, मतलब जो हम complaint करने के लिए लिखते हैं उसका एक part है, excerpt मतलब part, एक हिस्सा है। So क्या है, I am writing today to complain of the poor service I received from your company. एक इंसान है जो एक कंपनी को लिख रहा है क्योंकि उसको जो अच्छी सर्विस नहीं मिली है। On June 2018, इसने डेट भी बता दिया। I was visited by a representative. I was visited मतलब कोई आया, वो विजिट किया गया किसी के द्वारा। ऑफ एबीसी कंपनी, एक कंपनी एबीसी, उससे कोई इंसान आया था उससे मिलने। क्या नाम था उसका, मिस्टर एक्स मैन, ठीक है। एबीसी कंपनी से एक्स मैन मिलने आया है आई से, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में बात हो रही है, स्पीकर जो है वो फर्स्ट पर्सन का। एट माई होम ऑन द डे पी, कौन सा दिन, पी, लाइक मंडे के लिए पी मान लिया, मंडे मान लो, संडे मान लो, कोई भी दिन मान लो। So Mr. X-Man was 1 hour late for his appointment and offered nothing by way of apology when he arrived at noon. ठीक है, तो जो भी टाइम मैंने उसको आने के लिए बोला था, जो भी टाइम फिक्स हुआ था, उससे वो 1 घंटे लेट आया। ये पहला है, ये क्यों है। दूसरे पे आते हैं। Your representative did not remove his muddy shoes upon entering my house and consequently left a trail of dirt in the hallway. Muddy मतलब कीचड़ लगे हुए। फिर आगे वो क्या बोल रहा है कि वो कंप्लेन में आगे क्या बता रहा है कि उसके जो जूते थे उसमें कीचड़ लगे थे, इसलिए मेरे घर में गंदगी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, I repeatedly tried to ask your representative about the products that were of interest to me, but he refused to deal with my questions. तो मुझे जिन प्रोडक्ट्स को लेने में रुचि थी, मैंने उसके बारे में पूछा, बट उसने आंसर करने से, बताने से मना कर दिया, ठीक है। ये कंप्लेन हो रही है। We ended our meeting after 25 minutes without either of us having accomplished anything. Accomplished मतलब successful. तो मतलब कुछ नहीं हुआ, वो मुझे मेरे पसंद के प्रोडक्ट्स नहीं मिले, वो भी कुछ बेच नहीं पाया, तो वो बिल्कुल भी वो मीटिंग फ्यूटाइल थी, व्यर्थ थी, वर्थलेस हो गई, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, The following line has been removed from the passage. Mr. X-Man then proceeded to present a range of products to me that I had specifically told his assistant by telephone I was not interested in. फिर से पढ़ लेते हैं। मिस्टर एक्समैन देन प्रोसीडेड टू प्रेजेंट अ रेंज ऑफ, पहले उसने वो क्या बोल रहा था कि उसने प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए बोले, लेकिन उसने वो मना कर दिया। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, प्रोसीडेड टू प्रेजेंट अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, वो इतने कुछ प्रोडक्ट्स दिखाने लगा, दैट आई हैड स्पेसिफिकली टोल्ड, जो मैंने स्पेशली बताया था कि मुझे ये दिखाना, टोल्ड हिज असिस्टेंट बाय टेलीफोन, मिस्टर एक्समैन के असिस्टेंट को इसने फोन पे बता दिया था कि मुझे ये सारे प्रोडक्ट देखने हैं, तो वो दिखा रहा था। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन, तो जो उसको पसंद नहीं है वही वो दिखा रहा है उसको, ठीक है।
Mr. Xman then proceeded to present a range of products to me that I had specifically told his assistant by telephone I was not interested in. ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है? There are 4 possible places where this sentence can be inserted. Find the best option. तो कहाँ पे आप ये अपना जो है सेंटेंस डाल सकते हो? तो ये कहाँ पे होगा? जहां पे डिस्कशन चल रहा प्रोडक्ट का, वहीं पे ये सेंटेंस घुसना चाहिए। ठीक है, पहले वाले में क्यू में तो वो आ ही रहा है, आने की बात हो रही है। दूसरे में तो ये बता रहा है कि उसने घर गंदा कर दिया है। ठीक है, आर भी नहीं होगा। फिर थर्ड पे आते हैं, आई रिपीटेडली ट्राइड। अभी देखो फोर्थ वाला जो है, we needed our meeting after 25 minutes, sorry we ended, so ये तो खत्म हो गया। एस वाले में मीटिंग खत्म हो गई है। पी क्यू आर और एस, सॉरी पी तो ये है ना हमारे पास, तो पी में तो वो बता रहा है कंप्लेन के बारे में, पी से कोई लेना देना नहीं है। ये तब होगा जब वो प्रोडक्ट दिखाएगा, तो पी नहीं होगा। क्यू में तो वो बता रहा है कि उसको कुछ भी ऑफर नहीं किया उसने। क्यू में तो आर में तो बता रहा है कि वो कि उसके कपड़े जो जूते थे वो गंदे थे, तो उसका घर गंदा हुआ है। अभी हमारे पास जो लास्ट सेंटेंस है, आई रिपीटेडली पूछा बट वो नहीं दिखा रहा था, तो एस है। एस में ही हमारा ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो मीटिंग लास्ट में खत्म हो गई है। वैसे भी ये कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन तो 4 ही है, तो हमारा कहाँ पे हो जाएगा? वो एस पे हो जाएगा। ठीक है, सो जो क्वेश्चन क्या था, द फॉलोइंग लाइन्स हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द पैसेज, तो हम इसको कहाँ पे ऐड कर देंगे? एस में। एस हमारा कहाँ है? 3 पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई गेस आपको क्लियर हुआ ये यहाँ पर क्यों ऐड होगा, क्योंकि जहां पे प्रोडक्ट्स दिखाने की बात हो रही है, ये तभी की बात है, तो प्रोडक्ट्स दिखाने की बात तो एस पे हो रही है, इसलिए वो यहीं पर ऐड होगा। ठीक है, आई गेस आपको क्लियर हो गई ये चीजें, तो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन फिर ये ब्लैंक का क्वेश्चन है, आई गेस ये लॉजिकल क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? In September 2018, more than 120 nations signed a UN treaty banning plastics. क्या था ट्रीटी में? क्या था कि प्लास्टिक में बैन करने की बात हो रही थी। उसमें क्या हुआ? 120 नेशंस ने साइन किया। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या है? मोर ओवर द यूएस, रशिया एंड चाइना डिड नॉट साइन। इसके अलावा ये मोर ओवर हम कब बोलते हैं? जब जो बात हो रही है पहले से उसी में ऐड करना होता। अगर यहाँ पे लिखा होता इसके अलावा इन देशों ने भी साइन किया, तो ये सही था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ? इन देशों ने साइन नहीं किया। ठीक है, अगर यहाँ पे बट लिखा होता तो ये सही होता। ठीक है, एंड, मोर ओवर या ऑल्सो, ये सारे वर्ड क्या करते हैं? जो आप सेंटेंस बोल रहे हो उसी को सपोर्ट करते हुए कंटिन्यू करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सपोर्ट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो साइन करने की बात हो रही थी और यहाँ पे ये लोग साइन नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। While the United Nations, Russia and China did not sign. While का यूज क्या होता है? जब कुछ काम कंटिन्यूएशन में होता है, कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस में, लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे कि जब मैं पढ़ा रही थी, while I was teaching, जब मैं पढ़ा रही हूँ, while I am teaching, जब मैं पढ़ाऊंगी, while I will be teaching। ठीक है, तो while का सेंटेंस कॉन्टिन्यूएशन वाले सेंस में होता है, तो ये भी while का जो यूसेज है तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। On the other hand, on the contrary, उसके उल्टे, the United Nations, Russia and China did not sign. उसके उल्टे ये सारे नेशंस ने साइन नहीं किया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस क्या है? However, the United Nations, Russia and China did not sign. कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? कहा जा रहा है कि 120 नेशंस ने साइन किया, हाउएवर का मतलब हालांकि, हालांकि ये तीनों नेशंस ने साइन नहीं किया। ठीक है,
तो ऐसे सेंटेंस को हमेशा के लिए को हम हाउएवर का यूज करेंगे। अभी हाउएवर यहाँ पे क्या है, ये सारे वर्ड्स क्या है, मोरओवर, व्हाइल, ऑन द अदर हैंड, ये सारे सेंटेंस कर क्या रहे हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन। तो ये जो क्वेश्चन था वो कंजंक्शन बेस्ड था। ठीक है, कंजंक्शन पे आधारित था। 120 देशों ने साइन किया, हालांकि इन 3 देशों ने साइन नहीं किया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4th वन। ठीक है, चलो अभी आते हैं नेक्स्ट पे। Identify the literary movement that attempts to relate art to industrialization. अब जिन्होंने पढ़ा होगा इसके लिए तो वो ये बहुत आसान है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए बहुत टफ है, क्योंकि लग रहा है कितने टफ यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं। वॉटिसिज्म, मैनरिज्म, वेरिसिमो, प्री रेफलाइट ब्रदरहुड, तो ये सब क्या थे, क्या थे ये सब, कोई आइडिया है किस चीज पर बात होती थी इनको? कुछ भी आइडिया, कोई आइडिया? आर्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था? तो इसका जो आंसर है वो वॉटिसिज्म है। वॉटिसिज्म होता था आर्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसी लिटरेरी मूवमेंट को बोलते थे। ठीक है, वाज अ लंदन बेस्ड मॉडर्निस्ट आर्ट मूवमेंट, और यही था जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से कनेक्ट करता था। ठीक है, वेरिस्मो जो था वो हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ इसमें दिखाई जाती थी, अनबायस्ड, जो जीवन के पहलुओं को रियलिस्टिक लाइफ दिखाया जाता था, और बेसिकली ये लोअर क्लासेस के बारे में होता था। ठीक है, प्री रेफलाइट्स जो क्या थे वो ज्यादातर मेडिवल सब्जेक्ट्स को उठाते थे, मेडिवल सब्जेक्ट्स को। उसके बाद वो बात करते थे प्रिविलेज्ड लोगों पर, ब्यूटी पर, और भी एक दो टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगी। तो लास्ट पे आते हैं, मैनरिज्म क्या था, वो ज्यादातर कंसर्न था स्पिरिचुअलिज्म से। तो जो हमारा आंसर था वो क्या हो गया, वॉटिसिज्म था, क्योंकि यही जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से संबंधित था। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है उनके लिए जिनको आता था, जिनके लिए नहीं आता उनके लिए सारे टर्म्स बहुत टफ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि आप सबको थोड़ा थोड़ा करके देख लोगे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। So the next is complete the following sentence. Far from being a conservative city with very less entertainment dash. क्या बोला जा रहा है कि बहुत ही कंजर्वेटिव सिटी है, बहुत कम एंटरटेनमेंट है, इतनी बात बताई गई है। Chennai certainly ranked as one of the most interesting spots in India. Chennai certainly ranks as one of the most interesting spots in India. Chennai certainly ranked as one of the most interesting spots in India. Chennai ranking as one of the most interesting spots in India. तो ये जो क्वेश्चन है वो ग्रामर पे बेस्ड है, बेसिकली टेंस पे बेस्ड है, टेंसेस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जो डेली रूटीन होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो बेसिकली हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में इस तरीके से। तो एक थोड़ा सा आपको ग्रामर का भी आइडिया होगा कि रैंक कहाँ पे लगेगा, रैंक्स कहाँ पे लगेगा। रैंक और रैंक्स में क्या डिफरेंस है, रैंक क्या है, प्लूरल वर्ब है, और रैंक्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो रैंक प्लूरल वर्ब मतलब इसका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है, चेन्नई है, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर, एक ही सिटी की बात हुई है तो ये लेगा सिंगुलर। तो रैंक सही हो जाए, रैंक सही आंसर है, बट यहाँ पे रैंक है, इसलिए ये पहला तो गलत हो गया। ठीक है, सेकंड में तो रैंक से यहाँ तक तो सही है, थर्ड में रैंक है, पास्ट में रैंक V2 ही लगता है, कुछ भी हो, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल हो। ठीक है, आई वेंट भी होगा, दे वेंट होगा, पीपल वेंट होगा, शी वेंट होगा, ही वेंट होगा, ऑल वेंट। ठीक है, सबके साथ वेंट ही जाएगा, पास्ट का सेम रहता है।
थर्ड थर्ड तो डिस्कस कर लिया। फोर्थ, चेन्नई रैंकिंग, आईएनजी फॉर्म जब लगता है उसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलियरी वर्ब लगता है, जैसे कि इज रैंकिंग, आर रैंकिंग, वाज रैंकिंग, वर रैंकिंग, तो यहाँ पे वो मिसिंग है, ठीक है, इसलिए फोर्थ भी कैंसिल हो गया। मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ये समझ नहीं आ रहा। तो 1 और 4 तो चला गया, बचा हमारे पास सेकंड और थर्ड, तो पढ़ लेते हैं। Chennai certainly ranks as one of the most interesting spots in India. Chennai certainly ranked as one of the most interesting spots in India. ठीक है, मतलब जो सेकंड वाला है वो प्रेजेंट सिंपल में है और जो थर्ड वाला है वो पास्ट सिंपल में है, तो ग्रामेटिकली दोनों ही सही है। अब हमारा आंसर कौन सा होगा? जैसे कि यहाँ पे लग रहा है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या एक बेसिक आइडिया है, सर्वे है, तो ये सबको हमेशा हम लिखते हैं प्रेजेंट सिंपल में, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड वन, ठीक है, क्योंकि ये एक सर्वे है, एक न्यूज है, ये सारी चीजें हमेशा प्रेजेंट में आती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, फिर से ये एक ब्लैंक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस डैश आई कुक्ड ऑल द डिशेज ऑन माई ओन फॉर द पार्टी। ठीक है, मैंने सारा जो खाना था खुद से बनाया है पार्टी के लिए। अब इसके क्या क्या पहले क्या बोला गया है? Whereas I ordered food from the restaurant, though I ordered food from the restaurant, in spite of ordering food from the restaurant, rather than ordering food from the restaurant. यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज ये है कि यहाँ पे ऑल दिया गया, ऑल द डिशेज, कुक्ड ऑल, इसने पूरा ही बना लिया है खुद ही। जब पूरा खुद से बनाया था खाना पार्टी के लिए, इसका मतलब बाहर से कोई खाना नहीं आया है, कुछ भी ऑर्डर नहीं किया गया है, इसका ये मतलब है। तो फर्स्ट में क्या है? आई ऑर्डर्ड फूड, इसमें तो फूड ऑर्डर हुआ तो ये गलत हो गया। सेकंड में भी आई ऑर्डर्ड फूड, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड में भी इन स्पाइट ऑफ ऑर्डरिंग फूड, यहाँ भी फूड ऑर्डर हो रहा है, ये भी गलत हो गया। रादर देन ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट, फूड यहाँ पे नॉट नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब भी, रादर का मतलब क्या होता है? के बजाय, रादर का मतलब बजाय, रादर देन ऑर्डरिंग फूड, फूड ऑर्डर करने के बजाय मैंने खुद ही सारा खाना खुद से बना लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फोर्थ वन, क्योंकि इसमें फूड ऑर्डर नहीं हुआ है, नॉट ऑर्डर, ठीक है। वेयर एज मैंने मतलब जबकि मैंने ऑर्डर किया, दो मतलब हालांकि मैंने ऑर्डर किया, इन स्पाइट ऑफ मतलब ऑर्डर करने के बावजूद, ठीक है। जब ऑर्डर कर ही दिया तो फिर सारा खाना कैसे बनाया? अगर यहाँ पे होता अ फ्यू, कुछ मैंने ऑर्डर किया, कुछ मैंने बनाया तो सही जाता, लेकिन इसने खुद से ही सारा ही बना लिया, इसका मतलब ऑर्डर कुछ नहीं हुआ। तो अगेन ये जो क्वेश्चन था वो कंजंक्शन पे बेस्ड था, ये जो सारे वर्ड हैं वो कंजंक्शन थे। कौन कौन से वर्ड? वेयर एज, दो, इन स्पाइट ऑफ, रादर, ठीक है। तो कंजंक्शन को भी आपको ठीक से पढ़ना। ग्रामर तो मैं आपको पूरा करा दूंगी, ग्रामर की चिंता आप बिल्कुल ना करें। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following is the appropriate passive form of the given sentence? तो passive form तो ये बता ही दिया कि जो आपका क्वेश्चन है ये वॉइस से आया हुआ है, ठीक है, एक्टिव पैसिव से। पढ़ लेते हैं। सेंटेंस क्या है? We have to sign many documents pertaining to the transfer of the business. अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे बताया नहीं गया होता कि आपको पैसिव में करना है, तो क्या आप बता पाते ये एक्टिव में है कि पैसिव में? क्या आप पहचान पाते? अगर बस लिखा होता है कि आप इसका वॉइस चेंज करो, चेंज द वॉइस, मतलब अगर एक्टिव में है तो पैसिव करो, पैसिव में है तो एक्टिव करो, ठीक है। तो पैसिव वॉइस की पहचान है कि उसमें हमेशा बी फॉर्म के बाद V3 लगता है। अब बी का बहुत सारा फॉर्म होता है, जैसे कि एक तो बी खुद हो सकता है या फिर इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी बी के फॉर्म है, तो इनमें से भी कुछ हो सकता है, ठीक है। और एक V3 होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना V3 के जो है वो पैसिव वॉइस नहीं बनता है।
तो सेंटेंस देखो, वी हैव टू साइन मेनी डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस। पहले तो यहाँ पे वर्ब को पहचानने के, वर्ब यहाँ पे है कौन, मेन वर्ब कौन है, तो साइन है। तो साइन में तो ईडी नहीं लगा, इसका मतलब ये V3 में नहीं है, ये तो प्रेजेंट फॉर्म में ही है, पहले फॉर्म में, V1 के फॉर्म में। 3 फॉर्म होते हैं ना वर्ब के, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका मतलब ये एक्टिव में है, तो अगर नहीं भी गिवन होता तो आपको ये पहचान करना आना चाहिए। तो जब भी टू साइन लगा हो, मतलब 2 + V1 लगा हो, तो आपको उसमें चेंज कर देना होता है 2B + V3 में। आपको उसको 2B V3 में, मतलब 2 का 2 रह जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर इसको आप चेंज करोगे V3 में, मतलब 2B साइंड। तो आपका जो आंसर है उसमें क्या होना चाहिए, 2B साइंड। ये जहां पे होगा वही आपका आंसर होना चाहिए, होगा। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। मेनी डॉक्यूमेंट्स, थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं इसको, मैंने काफी गंदा कर दिया है। So many documents pertaining to मतलब regarding, related to, pertaining to the transfer of the business have to be signed। तो यहाँ पे have to be signed हमको मिल रहा है, तो क्या यही आंसर है? आगे और पढ़ लेते हैं। Many documents were signed pertaining to the transfer of the business। were कब लगता है? पास्ट में लगता है, पास्ट की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, किसके पास्ट में लगता है? प्रेजेंट, पास्ट सिंपल के जब पैसिव फॉर्म लगेगा तब उसका बनता है। ठीक है, तो वर्ड नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। मैं यहाँ पे आपको पूरा पैसिव एक्टिव नहीं पढ़ा पाऊंगी, ये पॉसिबल नहीं है, उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं जरूर बना दूंगी। थर्ड वन, मेनी डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी साइंड, यहाँ भी टू बी साइंड हमको मिल रहा है, pertaining to the transfer of the business। थर्ड भी शायद हो सकता है, देखते हैं भी फोर्थ। मेनी डॉक्यूमेंट्स pertaining to the transfer of the business was signed। अगेन was, एक तो डॉक्यूमेंट्स प्लूरल है तो इसके लिए प्लूरल वर्ब लगेगा, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। ठीक है, तो was तो पूरा ही गलत है, तो was were, और were क्योंकि नंबर वाइज सही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, बट यहाँ पे वर्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टेंस अलग है। अब देखो, टू बी साइंड फर्स्ट में भी है, टू बी साइंड थर्ड में भी है, तो आंसर कौन सा होगा? तो अभी देखो, एक बार फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। वी हैव टू साइन, क्या साइन करना है? वॉट। जो वॉट का आंसर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन जाता है। तो पहले जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन के आएगा। तो ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक है? क्या साइन करना है? मेनी डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस। सो मेनी से लेकर जो बिजनेस है यहां तक हमारा ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब पैसिव में पूरा मेनी से लेकर बिजनेस तक पहले सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद आएगा टू बी साइंड। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? थर्ड में तो टू बी साइंड पहले ही हो गया, तो ये गलत हो गया। सेकंड में देख लो, मेनी डॉक्यूमेंट्स, सॉरी फर्स्ट में देख लो, मेनी डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस, यहाँ तक सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट हमारा बन चुका है मेनी से लेकर बिजनेस तक। उसके बाद आया हैव टू बी साइंड, तो पहला हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आई गेस आपको चीजें क्लियर हुई, नहीं हुई तो जैसा कि मैंने बोल दिया है आपको क्या करना है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं। Excuse me. Fill in the blanks with right option. Several people dash in yesterday's train accident। अगेन ये थोड़ा वर्ब को, टेंस को लेकर सारी चीजें, सब्जेक्ट वर्ब को लेकर, फिर से ये सब्जेक्ट वर्ब पे ले सकते हो, एक्टिव पैसिव पे ले सकते हो, इसमें सब मिक्स्ड है। ठीक है, सो आते हैं अभी ऑप्शन पे। सेवरल पीपल डैश इन दी यस्टरडेज ट्रेन एक्सीडेंट। देखो कोई भी सेंटेंस हो उसमें दो चीज तो होगी ही, क्या क्या? सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, बाकी कुछ होना हो सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होगा। यहाँ पे सेवरल पीपल क्या है? हमारा सब्जेक्ट।
उसके बाद हमको चाहिए वर्ब। वर्ब एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक वर्ड का हो सकता है, दो तीन वर्ड के भी हो सकते हैं। फाइन। इन यस्टरडेज ट्रेन एक्सीडेंट, तो हमको ढूंढना है वर्ब। सो वर बैडली हर्टेड। अब एक देखो, जो हर्ट वर्ड होता है ना, हर्ट एक वर्ब है, उसका तीनों फॉर्म में प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब V1, V2, V3, तीनों ही फॉर्म में हर्ट ही होता है। जैसे कट तीनों फॉर्म में कट होता है ना, कट कट कट। पुच का भी होता है पुच पुच पुच, वैसे ही हर्ट का भी होता है हर्ट हर्ट हर्ट। मतलब हर्टेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। तो जहां जहां हर्टेड है वो सारे ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट होने वाले हैं। सो पहला चला गया, दूसरा चला गया। अब थर्ड क्या है, वर बैडली हर्ट, वॉज बैडली हर्ट। फिर से मैंने बताया सब्जेक्ट वर्ब आएंगे, और ये फिर से क्वेश्चन आ गया। अब हमको, अब ये क्वेश्चन बन गया है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है उसका रूल, कि जैसा होगा सब्जेक्ट वैसा होगा वर्ब। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो हमने देख लिया कि पीपल मतलब लोग, एक से ज्यादा लोग, ये प्लूरल है, तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। वॉज कैसा वर्ब है, सिंगुलर, कैंसल हो गया। वर कैसा वर्ब है, प्लूरल, इसलिए थर्ड हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, ये तो आसान था। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस। अगेन प्रीपोजिशन भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। टू, एट, ऑन, इन, ये सारे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशंस बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर क्या जाएगा। अब हमारे पास तीन चार है तो थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि अगर हम एक दो के लिए भी श्योर हैं तो वही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। चाइल्ड लेबर टेक्स प्लेस व्हेन चिल्ड्रन आर फोर्स्ड डैश वर्क। इसके लिए ऑप्शन है फोर्स्ड टू वर्क, फोर्स्ड एट वर्क, फोर्स इन वर्क, फोर्स ऑन वर्क, ठीक है। फिर डैश एंड एज। अब यहाँ पे क्या होगा, डैश एट, वर्क एट एन एज, वर्क इन एन एज, वर्क एट एन एज, वर्क इन एन एज। तो दो ही ऑप्शन है, एट या इन। थोड़ा सा इरेज करने दो, मैंने काफी गंदा कर दिया, ठीक है। फिर थर्ड पे आते हैं। An age when they are expected to study and enjoy their phase। थर्ड क्या है, phase ऑफ, 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 ऑफ। मतलब दो ऑप्शन है, या तो सिंगल ऑफ का ऑफ या फिर डबल एफ का ऑफ, ठीक है। In essence, it implies lost or deprived childhood that leads to exploitation of children dash in various forms. Children dash various forms, sorry, children in various forms, children in various forms, children on various forms, children at various forms। तो इसमें से किस चीज के लिए आप श्योर लग रहे हो। यहाँ पे देखो, जो थर्ड ऑप्शन है ऑफ, 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 एक ही में ए के बाद डबल एफ है। इसका मीनिंग, इसका यूज कब होता है, जब सेपरेशन होती है, दूरी होती है। लाइक आप किसी चीज से गिर गए, पेड़ से पत्ते गिर गए, ठीक है। लाइक आई फेल ऑफ द स्कूटर, द लीव्स फेल ऑफ द ट्रीज और फ्रॉम द ट्रीज। मतलब इसको हम लोग फ्रॉम के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे, थर्ड में है, मतलब यहाँ पे देयर फेज ऑफ इनसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ, दूरी की बात नहीं हो रही है। और ऑफ का, इस ऑफ का क्या मतलब होता है, का, हिंदी में। तो इनसेंस का फेज, तो यहाँ पे का मतलब ऑफ तो सही लग रहा है। तो तीन में है तो तीसरा वाला बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और बताओ, और एक ही चीज जो बार बार है वो कहाँ पर है, दूसरे में देखो, दो जगह पर एट है और दो जगह पर इन, क्योंकि थर्ड वाला कैंसिल हो गया और थर्ड वाले में एट था, इसका मतलब एट होने का चांसेस कम है। तो फोर्स्ड डैश वर्क डैश एन एज, एट एन एज, इन एन एज, ठीक है। जब एज की बात होती है तो कोई सर्टेन एज होगी, 16 साल, 15 साल, 14 साल, कोई भी एज, तो हमेशा हम एज के लिए एट का यूज करते हैं,
ठीक है, तो एच है हमारे पास 3 में और 1 में, 3 पहले ही कैंसिल हो चुका है तो 1 लगता है कि हमारा आंसर होगा। स्टिल हम डिस्कस कर लेते हैं। टू का यूज कहाँ होता है? चिल्ड्रन, चाइल्ड लेबर टेक्स प्लेस व्हेन चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क। एक तो सबको पहले ही पता चल गया कि यहाँ पे टू होगा, और टू बस एक ही जगह पे है, तो बहुत लोग तो पूरा पढ़ेंगे ही नहीं। हमारा राइट आंसर फर्स्ट वाला ही है और सबको ये समझ में आ गया था। मैंने बस डिस्कस करने के लिए ये सब कुछ बोला। ठीक है, स्टिल टू का यूज हम कब करते हैं? अगर मैं बोलूं आई गो टू स्कूल और मैं पूछूं क्या ये सही है, तो बहुत से लोग बोल देंगे हाँ ये सही है, हाँ ये सही है। अगर मैं पूछूं क्यों क्यों सही है, तो कोई नहीं बता पाएगा, है ना। अगर मैं पूछूं आई गो इन स्कूल, आई गो ऑन स्कूल, आई गो ऑफ स्कूल, तो आप बोलोगे ये सब गलत है, आई गो टू स्कूल सही है। बट आपको रीजन नहीं पता। तो रीजन ये है कि जब हमको पता होता है हम कहाँ पे जा रहे हैं, फिक्स डेस्टिनेशन क्या है, जैसे कि स्कूल, दिल्ली, मुंबई, तो हम टू लगाते हैं। लाइक आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, होम के साथ नहीं लगता टू। लाइक आई एम गोइंग टू होम नहीं होता, आई एम गोइंग होम होता है। ठीक है, तो जब मंजिल पता होती है, डेस्टिनेशन पता होता है, तो हम टू का यूज करते हैं। तो वो कहाँ जा रहा है? काम पे जा रहा है, उसको अपना डेस्टिनेशन मंजिल पता है, इसलिए टू होगा। ठीक है, एज के लिए हमेशा हम एट का यूज करेंगे, इस एज पर, उस एज पर। ठीक है, थर्ड, एंजॉय देयर फेज हमने कर लिया, पहले डिस्कस कर लिया कि इनसेंस का फेज, मासूमियत की फेज, तो उसका इंग्लिश होता है ऑफ। ठीक है, इट इम्प्लाइज लॉस्ट और डिप्राइव्ड, मतलब जो उनसे छीन लिया गया है, जो उनको नहीं मिला गया है, bereft कर लिया गया है। चिल्ड्रन, दैट लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में होगा, में को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या था? राइट आंसर था। चलो अभी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द राइट ऑप्शन। The photocopier machine was on when I came to the office this morning. Somebody dash, क्या बोल रहा है? जो फोटो कॉपी करने वाली मशीन थी वो ऑन थी, चल रही थी। When I came to the office this morning, जब मैं सुबह आज ऑफिस आया तो फोटो कॉपी मशीन ऑन थी। किसी ने डैश, किसी ने क्या? Somebody must have forgotten to turn it off. Somebody could have forgotten to turn it off. Somebody must have forgot to turn it off. Somebody might have forgotten to turn it off. Again, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? अलग तरह के, स्पेशल तरह के वर्ब होते हैं, उनका स्पेशल फंक्शन होता है। तो अगेन ये जो क्वेश्चन है वो मॉडल्स पे बेस्ड है। कौन कौन से मॉडल्स है? मस्ट, कुड, मस्ट, माइट। ठीक है, तो जो मशीन है वो ऑन है, इसका मतलब क्या है? जरूर किसी ने ऑन छोड़ा है, ऑन छोड़ा है तभी तो वो चल रही है। ठीक है, तो एकदम ही स्ट्रॉन्ग वाली बात है कि जरूर ऐसा हुआ ही है। ठीक है, उसके लिए किसका यूज होता है? मस्ट का, मतलब या तो 1 होगा या 3 होगा, दो ही जगह पे मस्ट है। ठीक है, अब 1 और 3 में क्या डिफरेंस है? मस्ट हैव फॉरगॉटन टू टर्न इट ऑफ, मस्ट हैव फॉरगॉट। अब हमेशा हैज हो, हैव हो या फिर हैड हो, इसके बाद जो वर्ब का फॉर्म आता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तो फॉरगॉट जो है वो तो सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? फॉरगेट, भूल जाना। सेकंड फॉर्म फॉरगॉट, थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन। ठीक है, तो क्योंकि तीसरे में सेकंड फॉर्म है तो ये गलत हो गया, पहला आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, कुड डिस्कस करते हैं। कुड का यूज कहाँ होता है? पास्ट के लिए, माइट का शायद बताने के लिए, वो भी जनरली हम पास्ट में यूज करते हैं, कभी कभी प्रेजेंट में भी कर लेते हैं। फाइन, आसान था, मुझे लगता है ऐसा आपको आसान लगा होगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, यू हैव गॉन ऑन अ वेकेशन टू अ सिनिक प्लेस। सिनिक मतलब बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, स्पेक्टेक्युलर। You are writing to your friend about the place you are enjoying.
ठीक है, एक जगह पे आप घूमने गए हो वेकेशन पे और उसके बारे में आप अपने दोस्त को बता रहे हो, द पिक्चर यू टुक इज गिवन बिलो। ठीक है, इस प्लेस के बारे में वो अपने दोस्त को बता रहा है, क्या बता रहा है, कैसे डिस्क्राइब कर रहा है इस प्लेस को। विच सेंटेंस डिस्क्राइब द पिक्चर एप्टली, एप्टली मतलब करेक्टली, सही तरीके से, प्रॉपरली। The place was very beautiful and calm. The place was very bustling and creative. The place had many tourist places to visit. The place was very lonely and depressing. एक तो वो तारीफ, कहीं घूमने गया, एंजॉय कर रहा था, ऑफ कोर्स उसकी तारीफ करेगा, है ना। तो जो लास्ट वन है वो तो नेगेटिव है कि वो वेरी बहुत ही लोनली और डिप्रेसिंग प्लेस है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। सेकंड वाला में देखो क्रिएटिव है, क्रिएटिव तो इंसान होता है, प्लेस कैसे क्रिएटिव हो सकता है। और बसलिंग का मतलब जहाँ बहुत चहल पहल है, तो यहाँ तो बहुत शांति दिख रही है, तो सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड वन क्या है, द प्लेस हैड मेनी टूरिस्ट प्लेसेस टू विजिट, ऐसा भी कुछ इमेज में हमको दिखाई पड़ता नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ, तीनों ही चले गए। पहला वाला देखते हैं क्या हमने सही छोड़ा है, द प्लेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड काम। ठीक है, जैसे कि सिनिक लिखा ही हुआ है तो ब्यूटीफुल तो वो होगा ही, और लिख रहा है कि बहुत ही शांत, बहुत पीसफुल जगह है, तो पहला वाला ही हमको इसका आंसर लगता है। तो आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Which novel tells us the story of Baka, a young sweeper in बुलाशा, a fictional Indian town? अब बताओ ये कौन सा है, बताओ, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, फटाफट बताओ क्या होगा इसका आंसर, सोचो। गोरा के बारे में डिस्कस किया था, गोरा का बताओ, कुछ याद है क्या था, कि ये आर.एन. टैगोर की नॉवेल है, फिफ्थ नॉवेल, इसमें बहुत सारे थीम्स को, बहुत सारी चीजों को के बारे में बहुत सारी चीजों का उल्लेख है। ठीक है, मालगुडी डेज बहुत ही फेमस आर.के. नारायण की रचना है, इसका ये सोनी टीवी पर इसका प्रसारण भी होता था, तो ये सबको पता होगा जिन्होंने गाइड लिखी थी, ये क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया एक। ठीक है, कूली और अनटचेबल ये दोनों किसने लिखा है, मुल्कराज आनंद ने, इनके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। तो किसमें है एक अनटचेबल कैरेक्टर, अनटचेबल क्या होता है, थोड़ा सा आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो, जिसको छूते नहीं है ना। और यहाँ पे एक वर्ड दिया गया स्वीपर, तो जनरली आपने देखा होगा लोगों का ऐसा रवैया सोसाइटी में कि स्वीपर से लोग थोड़ा सा छुआछूत रखते हैं या उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखते हैं। ठीक है, तो ये अनटचेबल नॉवेल ही है, इसी में एक लड़के की कहानी, यंग बॉय की, स्वीपर की कहानी है वो। ठीक है, और बेसिकली जो मुल्कराज आनंद थे वो हमेशा डाउन ट्रॉडन के बारे में ही, ऑप्रेस्ड सप्रेस्ड लोगों के बारे में ही लिखा करते थे, जो लोअर कास्ट से, पुअर जिनका रहन सहन होता था, वहां से वो लोग बिलोंग करते थे, तो उनकी समस्याओं को वो हमेशा उजागर करते थे अपने रचनाओं में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अनटचेबल, द वेरी फर्स्ट वन। नेक्स्ट पे आते हैं, ये तो बस इसका डिस्क्रिप्शन है। Read the following passage and answer the questions given below. Internet censorship is the ability to restrict specific websites or online content from being viewed. ठीक है, इंटरनेट सेंसरशिप क्या होती है, इस वजह से क्या कर सकते हो, बहुत सारा कंटेंट को नहीं देख सकते हो, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इट में come in the form of an edit, regulation or law issued by the government. It could also occur privately, is an ISP objects to the content that certain individuals wish to view. The advantage of allowing internet censorship is that content which is violent, obscene or dangerous can be immediately blocked. क्या है इसका फायदा, कि जो भी आप जो नहीं देखने वाली चीजें उसको ब्लॉक किया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। अब क्या कहा जा रहा है, the above passage is a debate of internet censorship. Which of the following sentence is, if added to the passage, adds value to the argument? तो इनमें से कौन सा आप लाइन लोगे जो हमने इंटरनेट सेंसरशिप की बात की है उसमें वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है, उसको और अच्छे से बताएगा।
तो पढ़ते हैं, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिस्ट्रिक्टेड व्हेन इट इज सेंसर्ड। ये तो बात पहले ही बोल दिया गया है कि सेंसर किया जाएगा तो आप बहुत कुछ नहीं देख पाओगे, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है, ये कैंसिल हो गया। Most of the censorship is in the hands of the government which might misuse it for various purposes. नहीं, ये तो नहीं लेंगे, ये कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है सेंटेंस में। दूसरा, हम अब गवर्नमेंट को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है, बिना किसी ठोस सबूत के। थर्ड पे आते हैं, सच सेंसरशिप प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम inadvertently viewing content that could be scary or harmful to them, such as the murder and decapitation videos which have been made their way into Facebook and WhatsApp. Fourth one क्या है, government surveillance helps in keeping a watch on cyber criminals who mount virtual attack on innocent people. जो फोर्थ वन है वो बात भी मुझे लगता है काफी कुछ हद तक बता दी गई है, तो फोर्थ वन भी नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड कर रही है वो थर्ड वाला सेंटेंस ही है कि ये बच्चों के रीच तक नहीं जाएगी, बच्चे जो है इसका दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो यही है जो इसमें सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है, तो थर्ड वाला हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन द हॉरर गॉथिक स्टोरी, द नरेटर आफ्टर नैरोली एस्केपिंग द रेजर एज्ड ब्लेड ऑफ अ स्विंगिंग pendulum is forced towards the pit by the hot metal dungeon walls that are closing in. Who is the author? अभी देखो स्टोरी बता दी गई है और आपको पूछा गया है कि ये ऑथर कौन है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना होगा, सबकी जो रचनाएं हैं, जो प्रोमिनेंट वर्क्स हैं, उनको देख लेना होगा, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा प्रोमिनेंट राइटर से या उनके जो रचनाएं हैं जो प्रोमिनेंट है वहीं से आएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, एडगर एलन प्लो, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी देखो एन रैडक्लिफ भी थी, वो भी बहुत हॉरर और गॉथिक के बारे में बात करती थी, सुपर नेचुरल के बारे में बात करती थी। एडगर एलन को भी सुपर नेचुरल के बारे में बात करते थे। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। तो वो जो नॉवेल था जिसमें ऐसा ये स्टोरी थी वो कौन सी थी, द पिट एंड द पेंडुलम। तो ये सारे क्या है, अमेरिकन राइटर्स हैं। अगेन ये 20th सेंचुरी अमेरिकन राइटर से ये क्वेश्चन था। जैसे कि मैंने कई बार कहा, आपको 20th सेंचुरी अच्छे से करना है। एडगर एलन पो तो आपको करना ही है, ये काफी फेमस है, प्रोमिनेंट है, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। अभी और भी बहुत क्वेश्चंस आई गेस, मुझे लगता है अभी 2 क्लासेस और लग जाएंगे इसको पूरा को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मुझे आपको डिटेल में एनालिसिस देना था। ऐसे ही मैं हवाई में आपको आंसर बताकर नहीं जा सकती थी, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, वो आपको इंटरनेट पे भी मिल ही जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ आएंगे, तब तक देखते रहो, बार बार देखो कि आपका रिवीजन हो जाए, आपको वीडियो देखते ही आपकी तैयारी हो जाए, आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब, यू हैव टू सब्सक्राइब, तभी मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल बहुत रात हो गई है, so time to say good night, bye bye।